गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का आपका जो टॉपिक है वो डायरेटिक्स एजेंट्स है। डायरेटिक्स एजेंट्स क्या होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है और ये हमारे बॉडी पे कैसे फंक्शन करते हैं और ये इसका जो मेन फंक्शन होता है वो किस ऑर्गन के लिए बेनिफिशियल होता है और उससे कुछ डिसएडवांटेज भी हम इसके बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डायरेटिक्स। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट के साथ में अपना अप्रिशिएशन दें। थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं डायरेटिक्स एजेंट्स। डायरेटिक्स जो हमारे एजेंट्स हैं या ड्रग्स हैं, तो दीज आर ड्रग्स विच इंक्रीज सोडियम आइंस एंड वाटर इन द यूरिन। इसकी जो मेन डेफिनेशन है, डायरेटिक्स ड्रग्स हम इसलिए लेते हैं कि हमारी बॉडी में जो सोडियम आइंस हैं उनकी जो क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है उनको बाहर निकालना है, या हम ज़्यादा ले लेते हैं तो क्या होता है, रिटेंशन हो जाता है बॉडी में, तो वाटर रिटेंशन हो जाता है। तो जो यूरिन के साथ में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड एक्सेट्रा बहुत सारे जो हमारे क्लोराइड जो हमारे फिजियोलॉजिकल साल्ट्स हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे जो ड्रग्स हैं जो हमारे सोडियम की कंसनट्रेशन को या इंक्रीज़ करते हैं, तो ऑल डायरेटिक्स इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। एक्सक्रीशन को बढ़ाएंगे फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरिन। बॉडी से जो यूरिन हमारी निकलती है उसमें सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड जो हमारे आइंस हैं वो यूरिन के साथ में बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। अब इसके जो मेन फंक्शन है, डायरेटिक्स के फंक्शंस वो क्या हैं? एक्सक्रिएट नाइट्रोजनियस वेस्ट ऑफ प्रोटीन। जो हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो बॉडी से बाहर निकलते हैं और ये हमारे सब किडनी के थ्रू होते हैं। मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस इक्विलिब्रियम्स इन ब्लड एंड पीएच। और ये डायरेटिक्स क्या करते हैं, हमारे जो ब्लड में प्रेजेंट बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे आइंस होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनके मेंटेनेंस करते हैं, और स्पेशली ब्लड और पीएच। मेंटेनेंस ऑफ सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, इसके लेवल को मेंटेन करते हैं। अगर बॉडी में हमारे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड एक्सेट्रा जो हमारे सॉल्ट्स होते हैं, हमारे फिजियोलॉजिकल आइंस होते हैं, वो बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है, बॉडी से बाहर भी निकलना चाहिए। तो अब इसके यूज़ क्या हैं? हाइपरटेंशन में हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। CHF कंजस्टिव हार्ट फेलियर में हम लोग इसे यूज़ करते हैं। एडिमा जो हमें स्वेलिंग हो जाती है उसमें भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं, और बहुत प्रकार के अदर इसके यूजेस हैं डायरेटिक्स के। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। हाई सीलिंग हमारे जो इफेक्टिव होते हैं डायरेटिक्स वो, अब ये इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, तो सल्फोनाइल डेरिवेटिव्स होते हैं, इसमें फ्लोरामाइड कॉमन ड्रग्स हैं जो हम लोग लेते हैं। टॉर्सलमाइड है। ऐसे इसकी जो बी कैटेगरी है, फिनॉक्सीएस्टिक एसिड डेरिवेटिव्स, तो इसमें भी हमारी बहुत सारी जो मेडिसिन्स हैं वो हैं। जो सेकंड है मीडियम एफिकेसी डायरेटिक्स हैं, इसमें हमारा बेंजोथायोजाइन है जिसे वो थायजाइड भी बोलते हैं। तो इसमें और भी जो प्रकार की हमारी ड्रग्स हैं जैसे हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। ऐसे ही थर्ड है वीक और एडजस्टेड डायरेटिक्स। अब इसमें पोटेशियम स्पैरिंग्स हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स इनहिबिटर्स हैं, तो हम इसमें भी ये ड्रग्स का यूज़ करते हैं। तो एक ड्रग के बारे में हम लोग पूरा इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। अभी कैसे काम करता है, रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो हमारे जो ड्रग्स होती हैं वो अलग अलग फंक्शन, अलग अलग एरिया पे अलग अलग ड्रग्स फंक्शन करती है। अब फिजियोलॉजी तो आपको पता होगी, एनाटमी और फिजियोलॉजी आपने पढ़ी होगी, तो ये आपका यूरिनरी सिस्टम का एक पार्ट है, जो कि हमारे नेफ्रॉन, रीनल जो हमारे होते हैं वो एफरेंट और एफरेंट आर्टरीज के द्वारा जो यूरिन और ब्लड का कॉम्बिनेशन होता है, जो GFR को फिल्टर करके हमारे कहाँ आता है, तो वो हमारे कहाँ आगे बढ़ता है, PCT और DCT और लूप ऑफ हैंकले एंड द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, इसमें आगे वो बढ़ता है। अब जो मेन हमारा फंक्शन है वो DCT हमारा है डिस्टल कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब्यूल्स। तो डिस्टल ट्यूब्यूल्स पे मेनली फंक्शन हमारा होता है। तो ये इसका पूरा फ्लो चार्ट्स है, साइड 1, साइड 2 एंड साइड 3, एंड लास्ट साइड इज़ द साइड 4।
हाई सीलिंग, सबसे पहला हमारा हाई सीलिंग था, तो इसमें हमारी डायोटिक्स हैं। हाई सीलिंग हमारी हैं लूप्स, जो हमारे लूप्स ऑफ हैंक्ले हैं वहाँ पे फंक्शन करता है। तो इसमें एक मेन कॉमनली जो ड्रग्स है वो फ्यूरोसामाइड है। फ्यूरोसामाइड का हम इसमें फंक्शन देखेंगे। तो हाई सीलिंग डायोटिक्स हैव अ मेजर एक्शन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स फंक्शंस। ये रीनल ट्यूब्यूल्स फंक्शन पे फंक्शन करती है। दे प्रोड्यूस पीक डायोटिक्स एक्शन एंड ग्रेटर दैन डायोटिक एजेंट्स। द मेन साइट ऑफ एक्शन ऑफ हाई सीलिंग डायोटिक्स इन द थिक असेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ हैंक्ले। अब दो चीज़ें होती हैं, एक होती है असेंडिंग जो हमारी लूप ऑफ हैंक्ले होती हैं, एक होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंक्ले। असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ जो हमारा पीक आता है वो हमारा असेंडिंग होता है, ऊपर जो नली जाती है, और नीचे की तरफ वो घूम के आती है, वो उसे बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंक्ले। वहाँ पे वो फंक्शन करेगा। अब फ्यूरोसामाइड क्या करता है? फ्यूरोसामाइड इज़ अ हाई सीलिंग डायोटिक्स एजेंट दैट एक्ट ऑन असेंडिंग लिप्स। असेंडिंग लिप पे ये फंक्शन करता है एंड लूप ऑफ हैंक्ले एंड द प्रोड्यूस मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स इफेक्ट देन अदर डायोटिक्स। दूसरे जो हमारे ड्रग्स हैं उनके इफेक्ट में थोड़ा अच्छा काम करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? फ्यूरोसामाइड इनहिबिट द कॉन्ट्रास्पोर्ट्स ऑफ सोडियम पोटेशियम क्लोराइड इन द luminal membranes in the ascending loop of Hankley. Therefore, the reabsorption of these ions or decrease the excretion in increase. और ये जो हमारी फ्यूरोसामाइड होती है वो हमारे लूप ऑफ हैंक्ले में जो रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है उसको अफेक्ट करती है। अब आपने पढ़ा होगा HAP में जो रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, रीएब्जॉर्प्शन मतलब ब्लड से और यूरिन से कोई भी चीज़ अगर वो वहाँ के लायक है तो वो रीअब्जॉर्ब कर ली जाती है, वापस ली जाती है, चाहे वो ब्लड में हो चाहे वो यूरिन में हो। तो वो क्या करता है, यूरिन में जो हमारे सोडियम पोटेशियम आ गए हैं उसको रीअब्जॉर्प्शन नहीं करता। मतलब जो हमारी यूरिन में सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड जो आइंस हैं, फिजियोलॉजिकल साल्ट्स हैं, उनको रीअब्जॉर्प्शन में थोड़ा इनहिबिट करता है, डिक्रीज़ कर देता है। ये आप देख रहे हैं पूरा सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड चैनल्स जो यहाँ पे निकल रहे हैं। फिर समाइट ये पूरा इसका रिसेप्टार्स हैं पूरा इसमें। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स क्या करती है, वो मैनेज करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है, जिससे कि बॉडी से कम या ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड आइंस हमारी बॉडी से बाहर निकलें। अगर वो हमारी बॉडी में स्टोर होंगे तो क्या होगा, हाइपरटेंशन कंडीशन इंक्रीज़ हो जाएगी, और हाइपरटेंशन इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, कार्डिक अरेस्ट या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के भी चांस बढ़ सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फ्यूरोसामाइड कॉज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस इन डिक्रीज। सेम, फ्यूरोसामाइड हैज़ वीक कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स एंड इंक्रीज urinary pH. Furosemide cause increase renal blood flow and output of the urine. और फ्यूरोसामाइड क्या करता है, इंक्रीज़ करता है रीनल जो हमारा फंक्शन होता है, और आउटपुट किस चीज़ की बढ़ाता है, यूरिन फॉर्मेशन की, यूरिन की। और फ्यूरोसामाइड क्या करता है, जो हमारे क्लोराइड आइंस होते हैं और मैग्नीशियम आइंस होते हैं वो एक्सक्रीट आउट कर जाते हैं हमारे बॉडी से, तो क्या होता है वहाँ पे लॉस ऑफ हमारे आइंस हो जाता है। और फ्यूरोसामाइड क्या करता है, इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। ये इंक्रीज़ कर देगा पोस्टा सिंथेसिस को। अगर ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस अगर होने लगी तो क्या, प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में स्टोर होने लगेगा, और जब स्टोर होने लगेगा तो क्या होगा, हो सकता है किसी और वजह से हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज हो जाए और उसकी वजह से जो प्यूरिन्स हैं उनका स्टोर हो जाए, और प्यूरिन्स का स्टोर होगा तो यूरिक एसिड का डिपोजिशन होने लगेगा ब्लड। ADME इज़ अ रैपिडली एब्जॉर्ब। अब इसका जो हमारा फ्यूरोसामाइड वो क्या करेगा, रैपिडली एब्जॉर्ब है orally and metabolism in liver, kidney and excrete in urine and some in stool। यूरिन से भी निकलता है और स्टूल से भी इसका बॉडी से बाहर निकलना होता है। एडवर्स क्या होगा, इससे ऑटोटॉक्सिसिटी होगा, हाइपरयूरेमिया होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा एंड अदर टाइप ऑफ एडवर्स इफेक्ट। इंटरेक्शन क्या होगा, हाई सीलिंग जो हमारे डायोटिक्स होंगे वो क्या करेंगे, एक्शन करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की तरह। हाई सीलिंग डायोटिक्स इंड्यूस हाइपोकैलेमिया विद द यूज़ ऑफ डिजिटालिस, जो हमारे हार्ट में
फंक्शन करता है। हाई सीलिंग डायरेटिक्स एंड amyloglycosides antibodies are the both ototoxic and the nephrotoxic, so produce additive toxicity. And indomethacin, same group, and the other NSAIDs action of sealing diuretics inhibiting the prostaglandin synthesis in the kidney. ऐसे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन और भी हैं, बहुत सारे हैं. And contraindications, it is the avoid the patient is ototoxicity, hyperuricemia and hypocalcemia, hyponatremia and the hypotension. इन सारी चीज़ों में हमें फुरोसामाइड को अवॉइड करना चाहिए, नहीं देना चाहिए. यूज़ क्या है? इट इज़ अ यूज़ फॉर द फॉलोइंग कंडीशन. पहला एडिमा है. एडिमा के केस में हम फुरोसामाइड दे सकते हैं. एक्यूट पल्मोनरी एडिमा है, हार्ट की प्रॉब्लम तब हम उसमें दे सकते हैं. सेबरो एडिमा है और हाइपरटेंशन है, हाइपर कैल्सीमिया है, रीनल कैल्शियम स्टोरेज हैं एंड अदर टाइप्स ऑफ यूजेस. दूसरी जो हमारी ड्रग है थायजाइड डायरेटिक्स. अभी थायजाइड डायरेटिक्स क्या होते हैं? हाइड्रोक्लोरोथायजाइड्स कंटेन सल्फोनामाइड ग्रुप का है ये ड्रग. जो हमारा सल्फोनामाइड ग्रुप का ये थायजाइड एक केमिकल है और ये क्या करता है? डिस्टल ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करता है. मैकेनिज्म सेम अभी हमने पढ़ा था. थायजाइड डायरेटिक्स मेनली एक्ट ऑन द डिस्टल ट्यूब्यूल्स. वो हमारा लूप ऑफ हैंकले पे एक्ट कर रहा था फुरोसामाइड, और ये हमारा डिस्टल ट्यूब्यूल पे एक्ट कर रहा है. अभी क्या करेगा? एंड डिक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ. अगर हमारे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आयंस अगर दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन हो जाएंगे तो क्या होगा? ब्लड में सोडियम पोटेशियम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी. तो हमें उसे क्या करना है? उसको कम करना है, डिक्रीज़ करना है. एंड देन डिक्रीज़ होने के बाद क्या होगा? ल्यूमिनल मेम्ब्रेन ऑफ द डिस्टल ट्यूब्यूल्स. अब ल्यूमिनल मेम्ब्रेन को अफेक्ट करेगा. एंड द फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम पोटेशियम कैल्शियम क्लोराइड आयंस बॉडी से बाहर निकालने का काम है, जिससे कि हाइपरटेंशन की कंडीशन कम हो सके. इनडायरेक्टली अफेक्ट द रीअब्जॉर्प्शन. इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा रीअब्जॉर्प्शन को और पोटेशियम आयन को इंक्रीज़ करेगा, जिससे कि बॉडी की फिजियोलॉजी बनी रहे. लॉन्ग टर्म यूज ऑफ थायजाइड रिड्यूस मैग्नीशियम आयंस इन द बॉडी. और अगर यही लॉन्ग टर्म तक चलती रहती है तो क्या होगा? हमारी बॉडी में मैग्नीशियम जो आयंस होते हैं उनकी बॉडी में कमी हो जाएगी. तो थायजाइड कॉज डिक्रीज द क्लोराइड आयंस एंड द excrete in the urine, promoting the reabsorption of the calcium ions channels. और जितने हमारे अगर ये हम थायजाइड देते रहते हैं तो क्या होगा? बहुत सारे हमारे फिजियोलॉजिकल जो साल्ट्स होते हैं, आइंस होते हैं, वो बॉडी से बाहर निकलने लगते हैं और वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते हैं. तो क्या होता है? तो प्रॉब्लम होती है. थायजाइड डायरेटिक्स कॉज डिक्रीज इन कार्डिक आउटपुट. दिस रिजल्ट डिक्रीज द ब्लड प्रेशर. और ये थायजाइड क्या करेगा? हमारे कार्डिक आउटपुट को भी कम करेगा और ब्लड प्रेशर भी कम होगा. एडीएमई ऑल थायजाइड रैपिडली एब्जॉर्ब ओरली. ओरल से हम लेते हैं और मेटाबोलाइज लीवर में होगी और किडनी इसको एक्सक्रीट करने का काम करेगा. देन किस सोर्स से निकलेगा? यूरिन से एंड द सम स्टूल. एडवर्स इफेक्ट मैग्नीशियम डिफ्लोरेशन, हाइपोनेट्रेमिया एंड द हाइपरuricemia एंड द हाइपरकैल्सीमिया. ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं. इंटरेक्शन क्या है? थायजाइड डायरेटिक्स पोटेंशियल जो हमारा एक्शन होता है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की तरह काम करता है, और इंडोमेथासिन जो हमारा होता है वो नेसेट्स की तरह काम करता है. अतः प्रोमोसेट्स कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ट्यूबुलर सिक्रेशन इज द थायजाइड डायरेटिक्स. कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होंगे? इट इज़ द अवॉइड द पेशेंट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया. हाइपोकैल्सीमिया अगर जिसको है, हाइपरटेंशन है और हाइपरकैल्सीमिया है, तो इसमें पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए, कि बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए थायजाइड ड्रग. यूज़ इसके क्या हैं? एडिमा में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा में करते हैं, सेरेब्रल एडिमा में करते हैं, हाइपरटेंशन में करते हैं, हाइपरकैल्शिया में करते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिटर्स में हम लोग इसका यूज़ करते हैं. तो थायजाइड इज़ द मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट ड्रग्स. एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर watching my video, and please subscribe my channel and like, share and comment. Thank you.